आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रूट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाई देने के कौन कौन से रूट्स होते हैं और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वास्तव में होता क्या है। बेसिकली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ड्रग्स को देने का वो रास्ता होता है जिसको उस दवाई की आवश्यकता के अनुसार हम किसी भी मरीज को देते हैं। हमारी दवाई को देने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है कि उससे हम अपने पेशेंट को ठीक करें। कुछ दवाइयाँ हम सबलिंगुअल रखते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये दवाई हमने जीभ के नीचे रखी हुई है। तो इसका अलग वर्क है। ये इमरजेंसी कंडीशन में आपके पेशेंट को जब एंजाइना पेक्टिस हो रखा होता है, बीपी बढ़ा हुआ होता है, तब रखते हैं। कुछ दवाइयाँ हम ओरली देते हैं पेशेंट को। आपका पेशेंट किस कंडीशन में ओरली दवाइयाँ ले सकता है, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, वो भी इसके बारे में हम जानेंगे। ड्रग्स के रूट कितने प्रकार के हैं और उनके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्ट रूट है एंट्रल रूट, सेकंड रूट है पैरा एंट्रल रूट, थर्ड है टॉपिकल रूट। तो ये आपके रूट्स कौन कौन से पार्ट्स को कवर करते हैं और कौन कौन सी ड्रग आप कौन कौन से वे से दे सकते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ड्रग्स की जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि उस ड्रग को आपको किस रास्ते से देना होता है। कुछ दवाइयाँ आप इंट्रावीनस देते हैं, कुछ आप सबक्यूटेनियस देते हैं, कुछ आप ट्रांसडर्मल देते हैं, कुछ दवाइयाँ आपको इंट्रामस्कुलर देनी होती हैं। तो आज इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है, और हम जानेंगे कि उन रास्तों के क्या क्या एडवांटेज हैं और उनके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं कि रूट्स होते क्या क्या हैं। बेसिकली रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। देखिए इस डायग्राम में देखिए कि रूट किसी भी दवाई को देने का वो रास्ता होता है जिसके थ्रू आप अपनी मेडिसिन को बॉडी के अंदर अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक सिरिंज की सहायता से आप पेशेंट की वेन के अंदर उस मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो वह रास्ता जिसके द्वारा आपकी दवाई आपके मरीज के अंदर जाती है, वो रास्ता अलग हो सकता है हर दवाई के लिए, अलग अलग। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रूट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, दवाई देने के रास्ते। इंट्रोडक्शन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वह रूट है जिसके द्वारा हम किसी भी दवाई को अपने मरीज के शरीर के अंदर प्रविष्ट कराते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, किस लिए? उसकी बीमारी के इलाज के लिए। द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी थ्रू ए स्पेसिफिक साइट, वो दवाई आपके किसी भी मरीज को एक स्पेसिफिक रास्ते के हिसाब से दी जाती है जो उस मरीज के लिए आवश्यक होता है। द चॉइस ऑफ रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन, जो आप कोई भी दवाई अपने मरीज को देते हो वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है और आप अपने रूट को डिसाइड करते हो। फर्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग्स लाइक वाटर और लिक्विड सॉल्युबिलिटी एंड आयोनाइजेशन। प्रॉपर्टी यानी कि वो दवाई आपकी पानी के अंदर घुलने वाली किस प्रकार की है, और आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ ड्रग्स जो वीकली एसिडिक होती हैं और वीकली बेसिक्स होती हैं, तो वो पीएच लेवल पे काम करती हैं। तो इन दोनों रास्तों से आप ये डिसाइड करते हो, प्रॉपर्टी से डिसाइड करते हो कि कौन सी ड्रग्स किस रास्ते से देनी है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज एंट्रल रूट, सेकंड इज द पेरेंटल रूट एंड थर्ड इज द टॉपिकल रूट। जो आपका फर्स्ट रूट है एंट्रल रूट, वो कवर करता है आपके ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल वे को, यानी कि जो दवाई आप ओरल माउथ के थ्रू देते हैं। सेकेंडली जो दवाई आप सबलिंगुअली जीभ के नीचे रखते हैं, और थर्ड जो दवाई आप रेक्टल यानी एनस के थ्रू पेशेंट के अंदर रखते हैं। तो जो आपका एंट्रल रूट है वो इन थ्री वे को कवर करता है, जिसमें आप दवाई पेशेंट को बाई माउथ, सबलिंगुअल और रेक्टल देते हैं।
इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये सबसे सेफेस्ट और इकोनॉमिकल तरीका है किसी भी पेशेंट्स को दवाई देने का। ओरल रूट ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय माउथ। ओरल रूट के अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप अगर अपने किसी भी पेशेंट को कोई ड्रग प्रोवाइड कराते हैं तो वो आप पेशेंट को बाय माउथ प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आपका वो मरीज उस दवाई को आसानी से ले सकता है। यानी कि पेशेंट इतना सक्षम है कि अगर आप उसको वो दवाई लेने के लिए बोलेंगे तो मरीज वो दवाई आपके कहने के अनुसार लेगा। आप जो ये इमेज देख रहे हैं इसके अंदर जो पेशेंट आपकी ये मेडिसिन ले रहा है ये ओरली रूट है, यानी कि बाय माउथ। इसको पीओवी बोला जाता है, पर ओरली। इसमें पेशेंट इजीली और कन्वीनियंट तरीके से आपका ड्रग ले सकता है। पेशेंट को आप समझाइए, मरीज दवाई लेता है। सेकंड जो आप डायग्राम देखेंगे ये है सबलिंगुअली, यानी कि आप इसमें एक छोटी सी दवाई को, गोली को या कैप्सूल्स को पेशेंट की टंग के नीचे रखा देते हैं और वो मेडिसिन वहाँ से डिसॉल्व होके पेशेंट की बॉडी के अंदर चली जाती है। तो ये एंट्रल रूट का सेकंड पार्ट है, जो ड्रग आप सबलिंगुअली जीभ के नीचे रखते हैं। इसके बाद आपका आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या है, आप एनस के थ्रू कोई भी सपोस्ट्री, वो वैक्स या मोम के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है, उनको आप पीछे से पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कराते हैं। कुछ दवाइयाँ आपको सपोस्ट्री के रूप में मरीज को देनी होती है, उनकी कंडीशन अलग अलग होती है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में सपोस्ट्री रखी जाती है। तो एंट्रल रूट के अंदर आने वाले ये तीन पार्ट्स, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल, जिसकी इमेज आप देख चुके हैं। आगे बात करते हैं ओरल के बारे में। इट इज नॉन एज पर ओरल। इसको पर ओरल के नाम से भी जाना जाता है, यानी बाय माउथ। एडवांटेज क्या है, ये सेफ, कन्वीनियंट एंड पेनलेस मेथड, यानी कि ये सेफ और कन्वीनियंट मेथड है, इसमें कोई दर्द भी नहीं होता और मोस्टली प्रेफर्ड मेथड है क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। सेकंड, इकोनॉमिकली स्टरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए किसी स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय असिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो मरीज स्वयं खुद से दवाई ले सकता है उसके लिए पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर, यानी जो पेशेंट बाय माउथ ड्रग लेता है। लेस चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर ड्रग रिएक्शन के चांस भी ना के बराबर होते हैं, क्योंकि आप हर किसी दवाई के बीच में आधा घंटे का गैप जरूर रखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब। माउथ के द्वारा जो ड्रग्स ली जाती है वो स्टोमक में जाने के बाद एंजाइम्स के थ्रू टूटती है, तो वो माना जाता है कि प्रॉपर तरीके से वो एब्जॉर्ब नहीं होती। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी कंडीशन। जो पर ओरली रूट है, यानी कि जो ओरल रूट के थ्रू ड्रग्स ली जाती है वो इमरजेंसी कंडीशंस में काम नहीं आ सकती, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हमें किसी भी दवा का क्विक इफेक्ट चाहिए होता है, इसलिए पर ओरली रूट से इमरजेंसी दवाई नहीं दे सकते। थर्ड है अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग। जिन दवाइयों का टेस्ट अच्छा नहीं होता वो दवाई भी पेशेंट माउथ के थ्रू नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ दवाइयाँ बहुत कड़वी और कुछ दवाइयों की स्मेल बहुत तीखी होती है, इसलिए वो दवाई मरीज माउथ के थ्रू नहीं ले सकता। रूट नॉट प्रेफर्ड इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस है और जो अनकोऑपरेटिव कोऑपरेटिव का पेशेंट है, यानी कि जो आपके बात को नहीं मान रहा है और जो पेशेंट बेहोश है, ऐसे पेशेंट में ये रूट प्रेफर्ड नहीं कर सकते। ड्रग्स कुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग वोमिटिंग। यदि आपके पेशेंट्स को उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं या वोमिटिंग लगी हुई है तब भी आप अपने पेशेंट को ओरली कोई ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि वो वोमिटिंग कर देगा। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज लो, यानी कि पेट के अंदर ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेशन बाय सर्टेन ड्रग्स लीड टू नोजिया एंड वोमिटिंग। कुछ दवाइयाँ देने की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उस दवाई को लेने से आपके मरीज को वोमिटिंग और नोजिया हो सकता है। देन सेकंड इज है सबलिंगुअल, कीप्ट अंडर द टंग।
A small tablet is kept under the tongue without water to disintegrate and get absorbed in the mouth. क्योंकि यहाँ पर बहुत कैपिलरीज यानी कि ब्लडी एरिया ज़्यादा होता है तो वो इजीली यहाँ से डिजोल्व होकर कैपिलरीज के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर मिल जाती है। यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एम्लोडेपिन, कार्डियक अरेस्ट की कुछ कंडीशंस, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो इमरजेंसी कंडीशन में काम आती हैं वो आप टंग के नीचे रख सकते हैं और अपने पेशेंट को सेफ कर सकते हैं। सबलिंगुअल रूट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? फर्स्ट है रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ड्यू टू हाईली वेस्कुलराइज्ड साइट देयरफॉर फास्ट वन सेट ऑफ एक्शन, यानी कि अत्यधिक वेस्कुलर साइट होने की वजह से आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है और उसका इफेक्ट भी फटाफट आ जाता है। स्टोमक एंजाइम एंड एसिड आर नॉट इन्वॉल्व सो द ड्रग्स रिमेन्स स्टेबल, यानी कि आपके जो पेट के एंजाइम्स होते हैं वो ड्रग्स पे कोई क्रिया नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी जो ड्रग होती है वो स्टेबल रहती है। पोर्टल सर्कुलेशन इज बाईपास, यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन भी नहीं होता है। और इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट ड्रग कैन बी विथड्रॉन, यानी कि अगर उस ड्रग से आपके मरीज को कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इजीली, यानी कि इस दवाई इस रास्ते के थ्रू आप कोई भी मेडिसिन पेशेंट्स की जीभ के नीचे इजीली रख सकते हैं। लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, और आपके मरीज को इन्फेक्शन का भी कोई चांस नहीं हो सकता। यानी कि ये बहुत कन्वीनियंट रूट है और फास्ट एक्शन वाला रूट है। यहाँ से अगर आपको कोई इमरजेंसी कंडीशन में ड्रग रखनी है तो ये रूट प्रेफर्ड करना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है? स्मॉल डोज आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ, यानी कि अगर आपको कोई दवाई जीभ के नीचे रखनी है उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम होनी चाहिए। कम का मतलब है कि यानी कि वो गोली छोटी होनी चाहिए, पोटेंसी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि टेबलेट ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा ड्रग हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, जिस ड्रग का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उस ड्रग को भी इसके लिए यूज नहीं कर सकते। मैंने उच्च आणविक भार वाली जो दवाइयाँ होती हैं जिनको अवशोषित होने में समय लगता है, इंसुलिन वगैरह, उनको भी यूज नहीं करते हैं, नीचे नहीं रखते हैं। अनप्लीजेंट स्मेल इरिटेंट वाली जो ड्रग्स होती हैं जिनकी स्मेल अच्छी नहीं होती, जो इरिटेंट होती हैं, उनको भी इस ड्रग के लिए, तो इस रूट के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है आपका रेक्टल रूट। सपोजिटरीज आर ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू रेक्टल रूट्स, यानी कि सपोजिटरी जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं उनको हम रेक्टल रूट के थ्रू पेशेंट्स के बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। और इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? यूजफुल व्हेन ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी जब आपका मरीज वोमिटिंग और नोजिया से सफर कर रहा हो तब आप इस पेशेंट के रेक्टल रख के आराम से उसको फायदा दिला सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रेक्टल इन्फ्लामेशन एंड इरेगुलर एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपके पेशेंट को नीचे वाले हिस्से में स्वेलिंग हो सकती है और रेगुलर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यानी कि वो एब्जॉर्प्शन बहुत डिले भी हो सकता है, बहुत फास्ट भी हो सकता है, वो एब्जॉर्प्शन इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इस रूट को बहुत कम प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट जो रूट है उसका नाम है पेरेंटल रूट। इन जो पेरेंटल रूट है उसके अंडर आते हैं इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, inhalational and transdermal. This route is useful when drug is properly absorbed from the stomach, digestive enzyme destroy the drugs, oral medication intolerance, rapid action of drug is desired, यानी कि जब आपको दवा का एक्शन बहुत फास्ट चाहिए, जब कोई पेशेंट ओरली मेडिकेशन नहीं ले सकता किसी भी रीजन से, या डाइजेस्टिव एंजाइम दवा को प्रॉपर पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, या ड्रग इज प्रॉपरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टक, और दवाई जब पूरी तरीके से स्टोमक से अवशोषित नहीं होती है, तो इस इन कंडीशंस में हम पेरेंटल रूट का उपयोग करते हैं और बहुत यूजफुल रूट्स हैं ये। तो इनका जो फर्स्ट रूट है उसका नाम है इंट्रावीनस। जो इंट्रावीनस रूट है, जो इंट्रावीनस रूट आप प्रेफर्ड करते हैं, ये थोड़ा सेफेस्ट वे तो नहीं कहा जा सकता, बट लेकिन 100% यूज होने वाला रूट अब आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर यही है, क्योंकि इसके द्वारा दी हुई
जो दवाई आप देते हैं उसका इफेक्ट 100% ही आता है, क्योंकि आपकी दवाई की बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते उसके अंदर। इंट्रावेनस रूट इंजेक्शन आर प्रेफर्ड। इंट्रावेनस shows रैपिड इफेक्ट एंड मेंटेन द लेवल ऑफ ड्रग इन सर्कुलेशन, यानी कि जो दवाई आप जितनी मात्रा में अपने मरीज को देना चाहते हैं, आप उतनी ही मात्रा अपने पेशेंट की बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि इंट्रावेनस रूट से आपकी दवाई डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है और क्विक इफेक्ट दिखाती है। यानी कि आपकी ऐसा नहीं है कि पहले दवाई आप लोगे, फिर वो माउथ के थ्रू होते हुए स्टोमक में जाएगी, वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम वर्क करेंगे, दवाई टूटेगी, फिर वो अपना काम करेगी। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, आप दवाई डायरेक्ट पेशेंट्स की वेन में देते हो, वेन से दवाई आपके सीधे ब्लड के कांटेक्ट में आती है और ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद सर्कुलेट होती हुई जहाँ पे दवाई की ज़रूरत होती है वहाँ पे अपना वर्क करती है। अगर इस रास्ते के कुछ फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके एडवांटेज यह है कि 100% जो बायो अवेलेबिलिटी होती है इस ड्रग की वो मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट को अगर 1 ग्राम देना चाहते हैं तो 1 ग्राम नहीं दे सकते, यानी कि 1 ग्राम आप पूरी ड्रग्स अपने पेशेंट को दे सकते हैं। जैव उपलब्धता भी उसकी बराबर रहती है। डिजायर ब्लड कंसंट्रेशन, आप अपने ब्लड की कंसंट्रेशन को भी प्रभावित नहीं करते हो, वांछित रक्त सांद्रता सांद्रता बनी रहती है। ये आप एंगल देख रहे हो इसके अंदर, इंट्रामस्कुलर का एंगल 90 डिग्री है, सबक्यूटेनियस का 45 डिग्री है, इंट्रा वीनस का 25 से 30 के बीच बीच में है, और इंट्राडर्मल पैरेलल टू द स्किन है, थोड़ा सा एंगल है। इंट्रावीनस फ्लूइड एंड ड्रग्स फॉर ए पेशेंट, यानी कि जब आप अपने किसी पेशेंट को ड्रग देते हैं तो इस तरह से आप अपने मरीज को कैनुला की सहायता से आप आईवी ड्रग इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है कि आप अपने पेशेंट को बड़ी मात्रा में ड्रग दे सकते हैं। या और फोर्थ इसका बेनिफिट है कि आपके पेशेंट को डायरिया अगर वोमिटिंग ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं तब भी आप अपने पेशेंट को इंट्रावीनस फ्लूइड दे सकते हैं और डायरिया ड्रग्स दे सकते हैं, वोमिटिंग की दवाइयाँ भी दे सकते हैं, उनका क्विक इफेक्ट आएगा। इमरजेंसी सिचुएशंस में आप इंट्रावीनस अपने पेशेंट को कोई भी दवाई देते हैं तो इसका इफेक्ट क्विक और फास्ट होता है। प्रिवेंट गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन, गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन भी नहीं होता, यानी कि पेट के अंदर कोई उथल पुथल भी नहीं होती। दवाई देने से अगर कोई इरिटेशन होती है तो वो चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर होती है। डिसएडवांटेज क्या है? इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल कॉजिंग इरिटेशन, सेलुलाइटिस एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी कि अगर आप जो दवाई दे रहे हैं उसकी वजह से आपके पेशेंट को इरिटेशन, सेलुलाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है। रिपीट इंजेक्शन नॉट सूटेबल, कोई भी पेशेंट बार बार इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि पेशेंट बार बार इंजेक्शन नहीं लगवाता है। अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में। आईएम, आईएम जो रूट होता है इसमें आप जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आप 90 डिग्री एंगल पे लगाते हैं और वहां पर लगाते हैं जहां पर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। जहां पर फैट की मात्रा कम होती है वहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, और जब भी आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं आपका एंगल 90 डिग्री होता है। उसके बाद आप जो सिरिंज का प्लेंजर है उसको पीछे की तरफ खींच के देखते हैं कि कहीं उसके अंदर कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है। यदि ब्लड आता है तो वहाँ पे फिर आप दवाई नहीं एडमिनिस्टर करते हो, फिर वहाँ से अपनी सिरिंज को बाहर की तरफ खींचते हो, फिर भी दवाई आप पेशेंट को देते हो, यानी कि आपके सिरिंज के अंदर वापस से ब्लड नहीं आना चाहिए। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसके अंदर स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इसके नीचे जो आपकी मसल्स है उसमें आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हो और आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। आईएम, इससे पहले बात कर रहे थे हम इंट्रावेनस रूट के बारे में। सेफ्टी लेवल्स आर वेरी लो, टेक्निकल एंड ट्रेन पर्सन्स रिक्वायर्ड, इन्फेक्शन अकर्स और कॉस्टली, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद है इंट्रामस्कुलर एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन सेट ऑफ एक्शन इज फास्ट, थर्ड इज माइल्ड इरिटेशन कैन बी अकर्ड, नॉट नो जीआई रिलेटेड फैक्टर्स। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव, महंगा तरीका है,
किसी भी पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सिरिंज, स्प्रिट और ईटीओ गॉज पीस, सर्जिकल ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स को यूज करना पड़ता है। इस टेक्निक को बिना स्टेरिलाइजेशन के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पेशेंट को जिस साइड पे आप इंजेक्शन दे रहे हैं, अगर आप प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है। ओनली 10 ml ड्रग्स मे बी एडमिनिस्टर्ड लोकल पेन एब्सेस एंड इन्फेक्शन, यानी कि आप इसके थ्रू 10 ml ड्रग ही दे सकते हैं, IM। और जिस साइड पे आप दे रहे हैं वहाँ पे एब्सेस और इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़ा बन सकता है, और फिर बाद में वो फोड़ा अगर सही समय पे ट्रीट नहीं किया जाए तो बहुत बड़ा भी हो जाता है और गैंग्रीनस भी हो जाता है। सबक्यूटेनियस एडवांटेज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी कि जो सबक्यूटेनियस होते हैं इंजेक्शन जो आप लगाते हैं, उनका एडवांटेज है कि आप उन्हें खुद ही इजीली लगा सकते हैं। कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन पूरे तरीके से होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। डिसएडवांटेज क्या है? पेनफुल है, इरिटेंट ड्रग कॉज टिश्यू डैमेज, यानी कि बार बार अगर आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं तो आपकी स्किन का कलर वहां से नीला पड़ना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 2 ml ऑफ डोज में भी इंजेक्टेड, 2 ml से ज़्यादा आप सबक्यूटेनियस ड्रग नहीं लगा सकते। इसके बाद आता है इनहेलेशन रूट, इट डिलीवर्स ड्रग थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गैसेस। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि आप जो ड्रग्स लगा रहे हैं सबक्यूटेनियसली, किस तरह से आप सबक्यूटेनियस ड्रग लगाते हैं, ये आप डायग्राम में अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। इसके बाद आती है इनहेलेशन ड्रग, जो आप इनहेलर के थ्रू लेते हैं। इनहेल इनहेलर ड्रग्स अस्थमेटिक या सीओपीडी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ऐसे मरीज को क्विक इफेक्ट की आवश्यकता होती है, तब इनहेलेशन इनहेलेशन ड्रग्स ऐसे पेशेंट्स को पाउडर फॉर्म में होती हैं और स्प्रे के थ्रू पेशेंट्स को डायरेक्ट लंग्स में प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी और इजीली आराम मिल जाता है। इनको इनहेलर ड्रग बोला जाता है। ये आती हैं एरोसोल और इनहेलर की फॉर्म में। और एरोसोल फॉर्म ऑफ ड्रग लाइक एनेस्थेटिक आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द रूट, यानी कि जो हमारी एनेस्थेटिक गैसें होती हैं वो भी इनहेलेशन गैसेज होती हैं। दिस रूट इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन सच एज अस्थमा एंड सीओपीडी। एडवांटेज है सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी एंडोथेलियम इज लार्ज, जो हमारे लंग्स का एंडोथेलियल एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। ब्रोंकोडायलेटर एंड इनहेलेशन स्टेरॉयड ड्रग्स इफेक्ट विद लेस, यानी कि जो ड्रग ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स और इनहेलेशन स्टेरॉइड्स होते हैं वो इजीली लंग्स में जाके इफेक्ट दिखाते हैं, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके पेशेंट्स को उस दवाई का इफेक्ट बहुत जल्दी से आता है। लेस सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनिमम साइड इफेक्ट, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड रैपिड वनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि जो दवाई होती है वो इंस्टेंट एब्जॉर्ब होती है और अपना काम तीव्र प्रक्रिया से शुरू कर देती है। नो हिपैटिक बाईपास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, यानी कि दवाई को पहले लीवर में नहीं जाना होता, वहां से पचना नहीं होता, यानी कि वो डायरेक्टली पे आपके लंग्स पे काम करती है। डिसएडवांटेज क्या है? ड्यू टू द यूज ऑफ इनहेलर डोज रेगुलेशन इज डिफिकल्ट, यानी कि जो इनहेलर स्प्रे के द्वारा या एरोसोल स्प्रे के द्वारा आप ड्रग देते हैं, उस एक बार के स्प्रे में कितनी ड्रग निकलती है ये कोई निश्चित नहीं होता, इसलिए ड्रग को काउंट करना डिफिकल्ट है। अगला आता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल क्या होता है? पैचेज आर यूज टू डिलीवर द ड्रग थ्रू द स्किन, ये इस तरह के मेडिसिन के पैचेज होते हैं जिनको स्किन के ऊपर लगा दिया जाता है, और जिस तरह से बॉडी को उस ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है पेन के हिसाब से, वो ड्रग उस पैच से रिलीज होती रहती है और पेशेंट को पेन नहीं होने देती है, या पेशेंट की जिस कंडीशन के लिए वो ट्रीट करने के लिए जो दवाई हमें आवश्यक होती है उनको हम पैचेस के थ्रू पेशेंट को देते हैं।
हम ट्रेमाडोल का पैचेज भी लगाते हैं, फेंटानिल का पैचेज भी लगाते हैं, मॉर्फिन का पैच भी लगाते हैं। ये सब अलग अलग तरह के ड्रग्स होते हैं। वोमिटिंग के लिए भी पैच लगाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के पैचेज होते हैं जो हम बीमारी को ट्रीट करने के लिए लगाते हैं। इसमें है फॉर एग्जांपल एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी इमेटिक ड्रग, कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेज। तो ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनको हम पैचेज के थ्रू पेशेंट्स की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये जो आप पैच देख रहे हैं, इस तरह से इन पैचेस को स्किन के ऊपर लगा दिया जाता है। इसको ट्रांसडर्मल रूट बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू आपके पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैच से मेडिसिन रिलीज होती रहती है और स्किन में एब्जॉर्ब होती रहती है और आपके पेशेंट्स को वो मेडिसिन काम करती रहती है। जब मेरी स्पाइन सर्जरी हुई थी तब मैंने खुद फेंटनिल का पैच लगवाया था, ताकि मुझे स्पाइन सर्जरी के बाद पेन ना हो। तो इसीलिए जब किसी पेशेंट को सर्जरी के बाद लंबे समय के लिए पेन का रिलीफ देना होता है तब उसको पैच का उपयोग करते हैं। कैंसर पेशेंट के लिए भी हम फेंटानिल या मॉर्फिन के पैच का उपयोग करते हैं। बहुत सारे पेशेंट पेन के प्रति बहुत स्टिमुलेट होते हैं, तो ऐसे मरीज को हम ट्रेमाडोल का पैच भी लगाते हैं। तो ये पैचेस होते हैं जो आप स्किन के ऊपर लगाकर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके कुछ एडवांटेज हैं। रिलेटिवली स्लो ऑनसेट एक्शन। इसके एडवांटेज में है सस्टेन्ड इफेक्ट, इसका निरंतर प्रभाव रहता है। सस्टेन का मतलब ये दवाई निरंतर काम करती रहती है। दूसरा है नो हेपेटिक फर्स्ट बाईपास मेटाबॉलिज्म, यानी कि लीवर के पास मेटाबॉलिज्म के लिए इसका कोई रिलेशन ही नहीं होता है। कन्वीनियंट फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए सुविधाजनक होती है। एंड थर्ड है डिसएडवांटेज रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब अपेक्षाकृत धीमी शुरुआत रहती है, यानी कि बहुत स्लो वन सेट ऑफ एक्शन होता है इसका। दिस रूट इज प्रेफर्ड फॉर हाईली हाईली लिपोफिलिक, यानी कि ये वो ड्रग होती हैं जैसे कि जो यूज की जाती हैं रेबीज वैक्सीन वगैरह, जिनको देने में बहुत ज़्यादा पेन होता हो। इस टाइप की दवाई जिनकी लिपोफिलिक ड्रग्स ऐसी दवाई हैं जिनको देने से बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उन दवाइयों के पैचेज लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से पेन ना हो। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन में गिव इन्फ्लेम्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने की वजह से स्वेलिंग भी आ सकती है। रफ एब्रेडेड और बर्निंग इफेक्ट्स ऑन द स्किन, यानी कि खुरदरापन, सूजन के और रैशेस के इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टॉपिकल रूट के बारे में। टॉपिकल रूट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बाय मींस स्पेशल फॉर्मुलेशन, जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन, स्प्रे, पाउडर, एरोसेल स्प्रे। ये सब टॉपिकल्स हम यूज करते हैं। एडवांटेज क्या होता है? ड्रग कैन बी अप्लाइड इजीली, लेस कॉम्प्लिकेशन, फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइट, creams and gels are more convenient than ointments, lotion are best on hairy parts of the body, यानी कि ये दवाएं आसानी से लगाई जा सकती हैं। दवाओं के मौखिक यानी ओरली लेने की तुलना में इनकी जटिलताएं कम होती हैं। उपयोग करने के लिए जिस स्थान पर इन्हें लगाया जाता है बहुत इजीली लगा सकते हैं और फास्ट एक्शन करता है। इनके क्रीम, जेली और लोशंस हेयरी पार्ट्स पे भी इजीली अपना इफेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि टॉपिकल रूट भी बेस्ट रूट है किसी भी दवाई को देने के लिए, बट लेकिन ये स्किन ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अदर किसी और ट्रीटमेंट के लिए ये हेल्पफुल नहीं होता। अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड तो उसके लिए इसको इजीली यूज किया जाता है। आईज में अगर आप जो आई ड्रॉप यूज करते हैं वो भी टॉपिकली रूप में ही आती है और आप उसको टॉपिकली ट्रीटमेंट ही मान सकते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं सब टॉपिकली होती हैं आई ड्रॉप। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके जो डिसएडवांटेज है स्किन इरिटेशन है, यानी कि जब आप कोई दवाई अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो उससे अगर आपको जलन होती है तो वो उस दवाई का साइड इफेक्ट होता है। दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, और दवाइयों का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो निश्चित नहीं होता है। यानी कि ये प्रॉपर नहीं है कि वो दवाई आप जितनी जिस मात्रा में लगा रहे हो उतनी प्रॉपर मात्रा में वो ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो रही है। Ointments have longer duration of action due to sticky and oily texture. इन मेडिसिन्स का ऑयली टेक्सचर होने की वजह से चिपचिपाहट और तेलीय बनावट होने के कारण ये जो है मलहम ना लंबे
अवधि में काम करते हैं, यानी कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं स्लोली अपना इफेक्ट दिखाने में। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट केवल स्किन इरिटेशंस और स्किन के ट्रीटमेंट के लिए ही हम यूज करते हैं। तो ये थे हमारे वे कि किस वे के रास्ते से हम कौन सी ड्रग देते हैं और उनका क्या एडवांटेज होता है और क्या उनका डिसएडवांटेज है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम मेडिकल लाइन में काम करते हैं, तो हमें कौन सी ड्रग किस रूट से देनी है उसके बारे में हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें इजीली समझ में आएं। अगर फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, या आपका कोई सुझाव या सजेशन हो मुझे देने के लिए तो आप मुझे दें। अगर मैंने कहीं पे कोई गलती की है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, क्योंकि डिस्कशन करने से और बताने से चीज़ों को सुधारने में बहुत आसानी होती है। यदि आपके पास कोई और भी सुझाव हैं या आपके पास कोई और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बता सकूं, या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको समझा सकूं। धन्यवाद।